ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी राजवीर के सामने खड़ी थी, उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। राजवीर की तरफ देखते हुए इसकी ने कहा, राजवीर क्या बात है, कुछ है न जो आप छिपा रहे हैं? इसकी के सवाल को सुनकर राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो चुप रहा था। उसे खामोश देखकर इसकी ने एक गहरी सांस ली और कहा, राजवीर प्लीज सच क्या है बोलिए ना। रूही दीदी जीजू के लिए परेशान है, वो कब से उन्हें कॉल ट्राई कर रही है लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। जरूर कोई बात है राजवीर जो आप छिपा रहे हैं। प्लीज राजवीर, वो कौन सी बात है? इसकी तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बैठो और रेस्ट करो। मैं ठीक हूँ राजवीर, और आप चाहते हो कि मैं ज्यादा टेंशन न लो तो प्लीज आप मुझे सच बता दीजिए। जब तक मुझे सच पता नहीं चलेगा मैं ऐसे ही टेंशन लेती रहूंगी और रेस्ट वेस्ट तो मेरे से बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसकी की पूरी बात सुनकर राजवीर ने उसे सबसे पहले सोफे पर बिठाया और फिर खुद उसके बगल में बैठकर बोला, समर का कल रात से कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने उसे कॉल किए लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, न ही उस लड़की का कुछ पता चल रहा है। इसलिए मैं रॉकी को समर का पता लगाने के लिए कह दिया हूँ। क्या आखिर जीजू जा कहाँ सकते हैं? पता नहीं, इसकी कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन वो जो भी है उसका पता जल्दी चल जाएगा। तुम इस बारे में मत सोचो और रूही से भी कहो कि उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, समर जल्दी आ जाएगा। राजवीर की बातों में विश्वास था लेकिन इसकी नहीं जानती थी कि आखिर कब तक समर का पता चलेगा। वो ऐसे कैसे रूही से बात कर सकती थी या फिर उसे कुछ बोल सकती थी। इसकी हैरानी से राजवीर को देख रही थी। उसकी नजरों को समझकर राजवीर ने प्यार से इसकी के सर पर किस किया और कहा, ज्यादा मत सोचो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे आप पर पूरा यकीन है। लेकिन राजवीर जीजू जा कहाँ सकते हैं? कहीं इन सबके पीछे वो लड़की तो नहीं? वो लड़की अचानक से हमारे सामने आ गई और उसके बाद से जीजू का पता नहीं चल रहा है। इसकी की बात सुनकर राजवीर सोचते हुए बोला, शक तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। इसकी मैं पता कर रहा हूँ कि आखिर वो लड़की कौन थी और कहाँ गई, और उन लड़कों का क्या हुआ। उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वो लोकल लड़के थे जो सिर्फ लड़कियों को परेशान किया करते थे। वो लड़के भी उस लड़की को नहीं जानते थे। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने कहा, राजवीर ये मैटर सुनने में आसान लग रहा है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है। सही कहा तुमने इसकी, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। इतना बोलकर राजवीर ने इसकी की तरफ देखा और प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ फेरकर आगे कहा, लेकिन तुम इस बारे में इतना मत सोचो, जो भी होगा मैं देख लूंगा। आई ट्रस्ट यू राजवीर, इसकी ने एक स्माइल के साथ कहा और हल्के से राजवीर के होठों पर किस कर लिया। इसकी की बात सुनकर राजवीर के दिल में एक गर्माहट सा महसूस हुआ। उसे बहुत अच्छा लगा। राजवीर से बात करने के बाद इसकी वहां से चली गई थी। इसकी के जाने के बाद राजवीर का चेहरा सीरियस हो गया था और उसने खुद से कहा, मैं इस तरह से बैठ नहीं सकता, मुझे खुद जाना होगा। इतना बोलकर राजवीर वहां से उठा और स्टडी रूम से बाहर निकला। इसकी इस समय रीवा को गोद में उठाकर बाहर जा रही थी कि तभी उसकी नजर राजवीर पर गई। राजवीर को देखकर इसकी ने कहा, राजवीर आप कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। राजवीर की बात सुनकर इसकी समझ गई कि राजवीर समर को ढूंढने जा रहा था। इसकी का भी मन हो रहा था कि वो भी राजवीर के साथ जाए, लेकिन वो जानती थी कि राजवीर उसकी ये बात कभी नहीं मानने वाले थे। लेकिन फिर भी इसकी एक बार कोशिश करना चाह रही थी, जिस वजह से थोड़ी हिम्मत करते हुए इसकी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं इसकी, तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है, तुम यही रहो रीवा के साथ। प्लीज राजवीर, मैं यहाँ रहूंगी तो मुझे चिंता होती रहेगी। मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। आई प्रॉमिस, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। खुद से ज्यादा दिमाग नहीं चलाने वाली हूँ। प्लीज मुझे साथ ले जाइए ना, प्लीज। इसकी की रिक्वेस्ट सुनकर राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। उसे नहीं पता था कि बाहर कौन सी मुसीबत आने वाली थी। पहले ही इसकी की सिर पर चोट लगी थी और उससे पहले उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद राजवीर इसकी के लिए और भी ज्यादा डर चुका था। इसकी की इतनी रिक्वेस्ट सुनने के बाद भी राजवीर उसे मना करने वाला था। राजवीर जैसे ही कुछ बोलने को हुआ तभी उससे पहले ही इसकी दोबारा बोल पड़ी,
राजवीर, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, वरना मैं आज रात खाना नहीं खाऊंगी और दवाई भी नहीं खाने वाली हूँ। इसकी की धमकी सुनकर राजवीर ने अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा। इसकी सच में उसे धमकी देने की गलती कर रही थी। राजवीर की नजरों को इसकी अच्छे से समझ रही थी, लेकिन उससे इसकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर पता नहीं क्यों उसका दिल कर रहा था राजवीर के साथ जाने का। शायद जब से उसने समर के लापता होने की खबर सुनी थी, तभी से वो राजवीर को अकेले नहीं जाने देना चाह रही थी। हालांकि वो जानती थी कि राजवीर को कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी इसकी तो इसकी थी, वो वही करती जो उसका दिल कहता था। इसकी की नजरों में जिद देखकर राजवीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम रीवा के सामने ऐसे जिद कर रही हो, वो क्या सीखेगी? कुछ नहीं, उसे भी तो पता चले कि आपसे बात कैसे मनवाया जाता है। इसकी के बात सुनकर राजवीर ने एक बार फिर से उसे समझाते हुए कहा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी राजवीर के साथ जा रही थी। इसकी के जिद के सामने तो हमेशा राजवीर को घुटने टेकने पड़ते थे और आज भी ऐसा ही हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में चारों तरफ उस कमरे में सिर्फ एक जगह से हल्की सी रोशनी आ रही थी। इसी बीच समर की आंखें हल्की हल्की खुली। वो रोशनी सीधे समर की आंखों में लग रही थी, जिस वजह से आंखें खोलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी हिम्मत करके समर ने अपनी आंखें खोली और उस कमरे को देखा। उस रोशनी की वजह से हल्का हल्का कमरे में देखा जा सकता था। वो पूरा कमरा खाली था, उसमें सिर्फ एक कुर्सी थी जिस पर समर बंधा हुआ था। सब देखकर समर हैरान रह गया। वो इस तरह से बंधा हुआ उसके लिए ये थोड़ा शॉकिंग था। समर ने अपने सिर को चारों तरफ घुमाया। चारों तरफ देखने के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि ये कमरा किसी मिट्टी का न ही सीमेंट का था। मैं यहाँ कहाँ हूँ? यहाँ कैसे आया? मैं तो उस लड़की की मदद करने के लिए गया था। इतना बोलकर समर कल रात के बारे में याद करने लगा। समर ने सोचा था कि उस लड़की को वो किसी होटल में छोड़ देगा और उसे ऐसा ही किया था। वो उस लड़की को लेकर एक होटल में गया। उस होटल के एंट्रेंस पर ही उसके सिर पर किसी चीज की भारी वार पड़ी और उसके बाद समर बेहोश हो गया था। उसके बाद किया हुआ समर को कुछ याद नहीं था। वो लड़की कौन थी? कोई मुझे क्यों किडनैप करना चाहेगा? समर के दिमाग में ऐसे बहुत से सवाल आ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। उसे बहुत टाइट बांधा हुआ था, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ राजवीर इसकी के साथ उस होटल के पास गया जहां पर समर को आखिरी बार देखा गया था। राजवीर के साथ इस समय रॉकी था और वो राजवीर को सारी बातें बताए जा रहा था। सब सुनने के बाद राजवीर ने कहा, सब देखकर लग रहा है जैसे किसी ने जानकर समर को गायब किया है। यहाँ के सीसीटीवी फुटेज को चेक की गई? यस सर, सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है और जो हो सकता था उसे पत्थर मारकर तोड़ दिया गया है, जिस वजह से कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। रॉकी की बात सुनकर राजवीर ने एक गहरी सांस ली। सारी बातें एक तरफ इशारा कर रहा था कि समर का किडनैप हो चुका था। राजवीर के चेहरे पर अब चिंता नजर आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समर के साथ अचानक से ये क्या हो गया था। इसकी राजवीर की तरफ देखकर बोली, राजवीर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जीजू किडनैप हो गए हैं? तुम्हें लग रहा है समर सच में किडनैप हो गया है? इतना बोलकर राजवीर ने रॉकी की तरफ देखकर कहा, समर के फोन के लास्ट लोकेशन यही की आ रही है क्या? हमने पता किया, लास्ट लोकेशन यही की आ रही है और उसके बाद समर गायब हो गए, रॉकी ने कहा। रॉकी की बात सुनकर अब इसके के दिमाग चकराने लगा था। उसने कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी, जिस वजह से ये सब उसके लिए नया था। इसके के रिएक्शन को देखकर राजवीर ने कहा, क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? राजवीर के सवाल पर इसके ने हाँ में अपना सर हिला दिया। इसके के हाँ देखकर राजवीर ने कहा, बहुत सिंपल है, जिसने भी समर को किडनैप किया है यहीं से किया है और उसके बाद उसका फोन यहीं रह गया। हो न हो इन सब के पीछे वही लड़की थी। इतना तो मैं समझ गई थी, तो अब क्या करना है? अब इतना बोलकर राजवीर ने रॉकी की तरफ देखा और कहा, रोड पर के सीसीटीवी फोटोज चेक करो, जिस गाड़ी पर शक हो उसके बारे में पता करो और साथ ही दिल्ली के बॉर्डर की भी सीसीटीवी फोटो चेक करो। मुझे शक है कि वो समर को लेकर दिल्ली में नहीं होंगे। राजवीर की बात सुनकर रॉकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया और वो सारी इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए चला गया था। वहीं राजवीर इसकी के साथ कार के पास खड़ा था। उसका मन घर जाने का नहीं हो रहा था। उसे कैसे भी करके समर को ढूंढना था। अगर वो घर गया तो वहां जाकर उसे रूही के सवालों का जवाब देना पड़ेगा और इस समय वो रूही क्या कहेगा, इस समय वो खुद नहीं जानता था कि समर कहाँ है। राजवीर
दी बहुत परेशान होंगी। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने एक गहरी सांस ली। इस बात को सोचकर वो खुद परेशान था। उसे नहीं पता था कि वो रूही को क्या जवाब दे। राजवीर ये सब सोच ही रहा था कि तभी इसकी का फोन रिंग होने लगा। उसने देखा कि उसे रूही कॉल कर रही थी। रूही का कॉल देखकर इसकी ने एक नजर फोन स्क्रीन की तरफ देखा और एक नजर राजवीर की तरफ। राजवीर ने इसकी के हाथ से फोन ले लिया और खुद रूही से बात करने लगा। हेलो। राजवीर की आवाज फोन पर सुनकर रूही थोड़ी सी हैरान हो गई थी और संभल कर बोली, भाई आप? हाँ, इसकी अभी वॉशरूम में है। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने हैरानी से राजवीर की तरफ देखा। चेहरे पर बिना किसी सीखन के उसने रूही से झूठ बोल दिया था। राजवीर की बात सुनकर रूही ने कहा, वो मुझे समर के बारे में जानना था। वो कल से घर नहीं आए और ना ही उनका फोन लग रहा है। समर जरूरी काम से कश्मीर गया है। सॉरी, मैंने तुम्हें इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था और शायद कश्मीर में नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, जिस वजह से तुम उससे बात नहीं कर पा रही हो। राजवीर की पूरी बात सुनकर इसकी एक बार फिर से हैरान रह गई थी। राजवीर ने एक बार फिर से बड़ी ही आसानी से झूठ बोल दिया था। वहीं रूही ने जैसे ही राजवीर की बात सुनी, वो अब जाकर थोड़ी शांत हो गई थी। कल से ही उसका मन बेचैन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसे इस बारे में बात करे। कई बार उसने सोचा कि वो राजवीर से बात करेगी, लेकिन एक हिचक की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। पर अब जब राजवीर ने खुद से फोन लिया और उससे बात कर रहा था, तो रूही ने हिम्मत करके उससे समर के बारे में पूछ लिया था। राजवीर ने सारी बातें जानने के बाद रूही को तसल्ली मिली थी कि समर ठीक था और बस काम के सिलसिले में गया हुआ था। रूही से बात करने के बाद राजवीर ने फोन रखा और इसकी को फोन दे दिया था। इसकी राजवीर की तरफ देखते हुए बोली, आपने रूही दीदी से झूठ क्यों कहा? रूही परेशान हो जाती और इतना बड़ा परेशान होना ठीक नहीं है। और रही बात समर की, तो सिर्फ हम जल्दी ढूंढ लेंगे। राजवीर और उसकी बात कर ही रहे थे कि तभी वहां आर्यन आया और आर्यन को देखकर राजवीर शुरू में हैरान हो गया था। आर्यन राजवीर को देखकर सीधे उसके पास आया और उसने कहा, मुझे पता है तुम यहाँ पर समर को ढूंढ रहे हो। वैसे सच में तो कल रात को मैंने समर को यहाँ देखा था और एक लड़की के साथ था। शुरू में तो मैं हैरान हो गया कि यह एक शादीशुदा लड़का है, वह भी तुम्हारी बहन के साथ उसकी शादी हुई है, फिर यहाँ एक लड़की के साथ होटल में। यह बात मुझे अजीब लगी। मैंने सोचा कि मैं उसके पास जाकर पूछूं, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास जा रहा था तभी अचानक होटल का मैनेजर मुझसे बात करने के लिए आ गया। मैं उससे बात कर ही रहा था कि मैंने देखा कि समर को कोई बेहोश करके एक गाड़ी में लेकर जा रहा है। तुम जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो? कौन सी गाड़ी थी? क्या तुम उसका नंबर देखा? राजवीर के सवाल पर आर्यन थोड़ा हंसते हुए बोला, देखा क्या? मैंने तो फोटो भी खींची है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। वो क्या है ना, हर चीज के लिए कोई न कोई कीमत पे करना पड़ता है और जब तक तुम कीमत मुझे पे नहीं करते, मैं तब तक तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। आर्यन की बात सुनकर राजवीर हैरान बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उसे कहीं न कहीं पता था कि इन सब के बदले में आर्यन उससे कुछ न कुछ डिमांड जरूर करेगा। वैसे भी इन कुछ दिनों में आर्यन को उससे बात करनी थी, लेकिन राजवीर उसे मना किए जा रहा था। एक गहरी सांस लेते हुए राजवीर ने कहा, ठीक है, तुम्हें जो भी चाहिए मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताओ, गाड़ी कौन सी थी और किस तरफ जाते हुए देखा तुमने? राजवीर की बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। आर्यन जानता था कि अब राजवीर ने उससे वादा किया है तो उसकी बात वो जरूर मानेगा, जिस वजह से आर्यन ने राजवीर को उस कार का नंबर दे दिया था। कार का नंबर मिलते ही राजवीर ने रॉकी को उसे सेंड किया और कार की लोकेशन पता करने के लिए कह दिया था। वहीं आर्यन अभी भी वहीं था, वो कहीं गया नहीं। उसकी नजर इस दौरान राजवीर और इसके दोनों पर बनी हुई थी। आर्यन बड़े गौर से इसकी और राजवीर को देखे जा रहा था, क्योंकि उसने पहली बार राजवीर को इस तरह अपनों के लिए परेशान होते हुए देखा था। आज से पहले वह जब राजवीर से मिला था, तब राजवीर एक पत्थर दिल इंसान था, जिसे किसी की भावना से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर इस समय जो राजवीर उसके सामने था, वह अलग राजवीर था। तुम बहुत बदल गई, पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं रहे। नो डाउट यह सब तुम्हारे बगल में खड़ी लड़की की वजह से। मुझे लगा तो राजवीर सिंघानिया किसी के लिए खुद को बदल देगा। समर के मिलने के बाद तुम्हारा जो भी काम है वो हो जाएगा। अब तुम जा सकते हो। कम ऑन, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। आफ्टर ऑल बहुत टाइम के बाद मुझे थोड़ा एडवेंचर करने का कुछ मिल रहा है।
पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि समर को जिसने भी किडनैप किया है वह कोई मामूली आदमी तो होंगे नहीं, तो इसमें तुम्हें किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी ही। अगर ऐसा हुआ भी तो मदद मुझे तुमसे नहीं चाहिए। ठीक है, तुम नहीं चाहते हो तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं खुद से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो क्या है ना, पास्ट में एक बार तुमने मेरी मदद की थी, उसका बदला नहीं चुका पाया। इतना बोलकर आर्यन ने इसकी की तरफ देखा। इसकी कंफ्यूज होकर उन दोनों की तरफ देखे जा रही थी। आर्यन इसकी की तरफ देखकर एक मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ मिसेस सिंघानिया, आप थोड़ी कंफ्यूज लग रही हैं। लगता है राजवीर ने मेरे बारे में आपको नहीं बताया। वेल, मैं राजवीर के कॉलेज क्लासमेट, ये मेरा क्लासमेट था, इससे ज्यादा इसके बारे में जानने की और कोई जरूरत नहीं है। राजवीर के बात सुनकर आर्यन का मुंह बन गया था। वो आगे कुछ बोलने के लिए हुआ ही था कि तभी राजवीर ने इसकी से आगे कहा, इसकी अब तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं समर को ढूंढ लूंगा। नहीं राजवीर, मैंने सोच लिया है कि अब मैं आपके साथ ही रहूंगी जीजू को ढूंढने के लिए। इसकी ये कौन सी जिद है, तुम्हें मेरे साथ ही क्यों रहना है? मुझे पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा और वो कौन लोग हैं, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता हूँ। नहीं राजवीर, इस बार मैं आपको कोई बात नहीं मानने वाली हूँ, इस बार मैं आपके साथ ही रहूंगी। इसकी ने जिद करते हुए कहा। इसकी को देखकर साफ समझ आ रहा था कि इसकी नहीं मानने वाली थी। वहीं आर्यन राजवीर और इसकी की तरफ देखे जा रहा था। उन दोनों की तरफ देखते हुए आर्यन को बहुत अच्छा लग रहा था। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसे स्माइल करते हुए देखकर राजवीर ने कहा, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ कि तुम किस तरह से हार रहे हो अभी। आर्यन की बात पर राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा था। उसे कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं था। रॉकी ने जल्द ही उस कार का नंबर पता लगा लिया था और वो राजवीर के पास आकर बोला, सर, उस कार को आखिरी बार दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर देखा गया, उसके बाद वो कहाँ गया पता नहीं चला। मतलब क्या है तुम्हारा? सीसीटीवी में आया होगा ना? यस सर, सीसीटीवी के अकॉर्डिंग वो कार वहीं खड़ी है। मैंने वहाँ के पुलिस से उस कार को चेक करने के लिए कहा और उसका अपडेट है कि वो कार कल रात से वहीं है। रॉकी की बात सुनकर इसकी ने कहा, इसका मतलब उन लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करके कार चेंज किया और उस कार को वहीं छोड़ गए? यस सर, ऐसा ही हुआ है। जो भी हुआ हो, आई डोंट केयर, पुलिस को इन्वॉल्व करो। इतना बोलकर राजवीर आगे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी आर्यन ने कहा, क्यों ना हम ही हरियाणा चले जाएं, वहां जाकर कुछ ना कुछ तो हमें पता चल ही जाएगा। तुम्हें कौन लेकर जा रहा है? कम ऑन राजवीर, मेरे वहां पर बहुत से कनेक्शन है, ट्रस्ट में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है? राजवीर के इस बात पर आर्यन के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन वो सच में राजवीर के साथ जाना चाह रहा था। उसने 2-3 बार और कोशिश की, लेकिन राजवीर नहीं माना। राजवीर को बार बार मना करते हुए आर्यन ने इसकी की तरफ देखकर कहा, मिसेस सिंघानिया, राजवीर तो नहीं मान रहा है। मैंने जो कहा है उसने सच है। आप एक बार राजवीर से बोलिए कि वो मेरी बात मान ले। कोई चांस नहीं है, मैं इसकी की भी कोई बात नहीं मानने वाला हूँ। राजवीर इतना बोलकर इसकी का हाथ पकड़कर कार में बैठ गया था। इसकी हैरानी से राजवीर को देखे जा रही थी। वहीं राजवीर के कार में बैठते ही आर्यन ने जल्दी से ड्राइवर के पास का दरवाजा खोला और ड्राइवर को फोर्सफुली कार से बाहर निकाल दिया और खुद बैठ गया था। उसकी ये हरकत देखकर राजवीर ने गुस्से से उसे घूरकर देखा। राजवीर की नजरों को इग्नोर करते हुए आर्यन ने कहा, मुझे पता है कि कहाँ जाना है, मैं लेकर चलता हूँ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारे एहसान को चुकाना चाहता हूँ, मुझे अपने पास कुछ नहीं रखना है। आर्यन की बात सुनकर इसकी ने कहा, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? यस। आपके और राजवीर के बीच ऐसा क्या हुआ? मैं देखती हूँ आपका कॉल जब भी आता है राजवीर के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और वो कभी कॉल पिक नहीं करते हैं। इसकी ने कई बार इस बात को नोटिस किया था। पहले इस बारे में वो राजवीर से पूछ नहीं सकती थी, लेकिन इस समय उसकी मेमोरी आ गई थी और अब राजवीर से इसकी को इतना डर नहीं लगता था। लेकिन फिर भी इसकी ने इस सवाल को राजवीर से नहीं पूछा था। उसे शक था कि राजवीर उसकी बातों का जवाब नहीं देगा। वहीं आर्यन ने जब इसकी के सवाल को सुना, उसने हंसते हुए कहा, आपने ये सवाल मुझसे क्यों किया? आप तो इस बारे में राजवीर से भी पूछ सकती थी ना। आर्यन की बात सुनकर इसकी ने एक नजर राजवीर की तरफ देखा, जो घूरते हुए उसे ही देख रहा था। इसकी का आर्यन से इस तरह बात करना शायद राजवीर को अच्छा नहीं लग रहा था।
लेकिन इसके ने इस बात को इग्नोर किया और आर्यन की बात पर कहा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस सवाल का जवाब राजवीर मुझे नहीं देने वाले हैं। अरे ये भी कोई बात हुई, अगर मेरी वाइफ या गर्लफ्रेंड मेरे से कोई सवाल करती तो मैं उसका जवाब देता। झूठ जवाब, राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुनकर आर्यन ने कुछ नहीं कहा था। उसे चुप देखकर इसके ने कहा, बताइए ना, ये बात कॉलेज टाइम की है। कॉलेज टाइम में राजवीर ने सिर्फ 2 ही दोस्त थे, एक मैं और एक कार्तिक। खैर कार्तिक तो बचपन से दोस्त था, लेकिन कॉलेज में मैं मिला। हम तीनों की अच्छी दोस्ती थी, लेकिन तीनों का नेचर एक दूसरे से बहुत अलग था। राजवीर हमेशा शांत और गुस्से में रहता था, कार्तिक सिचुएशन के हिसाब से, और मैं हमेशा खुश। मुझे जिंदगी में हर चीज करना पसंद था। आर्यन कॉलेज टाइम की बातें बताए जा रहा था और वहीं राजवीर गुस्से से उसे देखे जा रहा था। अब तक आर्यन ने कितनी बात बताई थी, उस हिसाब से तीनों सच में अच्छे दोस्त लग रहे थे। इसकी को अभी तक समझ नहीं आया कि जब इन तीनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जिस वजह से राजवीर आर्यन से इतना गुस्से में था। आपको पता है, कॉलेज टाइम में हमारी एक क्लासमेट थी, आरोही। वो राजवीर के पीछे पागल थी, आज तक उसके शादी नहीं की। आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर इसकी ने जल्दी से राजवीर की तरफ देखा। राजवीर को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे उसे किसी से कोई फर्क पड़ रहा हो। इसकी राजवीर से कुछ बोलती उससे पहले ही रॉकी का कॉल आ गया। राजवीर ने जल्दी से रॉकी का कॉल पिक किया। सर, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि शायद वो लोग समर को पानीपत लेकर गए हैं। पानीपत? वहाँ क्यों? राजवीर ने हैरानी से कहा। समर की किडनैपिंग का रीजन राजवीर को अभी तक समझ नहीं आया था, और ऊपर से पानीपत, वहाँ से समर का कोई लिंक भी नहीं था। रॉकी से बात करते हुए और कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद राजवीर ने आर्यन की तरफ देखकर कहा, कार को साइड में रोको। तुम्हें पानीपत जाना है ना? मैं लेकर जा सकता हूँ। आर्यन जानता था कि इस समय राजवीर के मन में क्या चल रहा था। राजवीर चाह रहा था कि आर्यन को कार से निकालकर खुद ड्राइव करते हुए जाएगा, लेकिन आर्यन ने जैसे शपथ ले रखी हो। उसने राजवीर की एक न सुनी और खुद ही कार ड्राइव करने में लगा हुआ था। वहीं इसकी के मन में समर के साथ साथ अब आरोही भी चल रही थी। उसे जानना था उसके बारे में। राजवीर ने कभी भी उस लड़की का जिक्र नहीं किया था। इसकी राजवीर की तरफ देखकर बोली, राजवीर, आपने तो कभी मुझे आरोही के बारे में नहीं बताया। इसकी, इस समय तुम्हें ये सब पूछना है? मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। क्यों? मुझे ये इम्पोर्टेंट नहीं लगा। मैंने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं था। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने कहा, आप भी ना, एक लड़की आपको लाइन दे रही थी और आपने देखा भी नहीं। बड़े ही अनरोमांटिक टाइप के इंसान थे आप। अच्छा हुआ मैं आपकी लाइफ में आ गई, वरना आपका क्या होता। इसकी की बात सुनकर आर्यन हंसने लगा था। वहीं राजवीर ने उन दोनों को इग्नोर किया। इसकी ने राजवीर की तरफ देखकर कहा, खैर अभी सबसे ज्यादा जरूरी है समर जीजू, पहले वो मिल जाए, उसके बाद मैं आपसे इस बारे में पूरी कहानी सुनूंगी। इसकी ने चहकते हुए कहा। उसे सच में जानना था कि आखिर राजवीर अपने कॉलेज के दिनों में कैसा था। वहीं दूसरी तरफ सुबह से समर उस कमरे में बंद था। रात हो चली थी, लेकिन अभी तक कोई उसके कमरे में नहीं आया था। समर को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। उसने अपनी रस्सी खोलने की कोशिश भी की थी, लेकिन उससे भी वो नाकाम रहा। उसके हाथ कुर्सी के पीछे की तरफ से बंधे हुए थे, जिसे खोलना आसान नहीं था। समर चारों तरफ देख रहा था। उसे सिर्फ बाहर से आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर समर को इतना तो समझ आ रहा था कि वो इस समय कहाँ था, लेकिन अब यहाँ से निकलेगा कैसे, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। समर अपने हाथ खोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस रूम का दरवाजा खुला और एक इंसान अंदर आ गया। अपने सामने खड़े इंसान को देखकर समर हैरान हो गया और उसने हैरानी से कहा, तुम? समर के सामने इस समय वही लड़की खड़ी थी जिसे राजवीर ने बचाया था। अपने सामने उसी लड़की को देखकर समर बहुत हैरान था। वो लड़की समर को एक गिल्ट से देखकर बोली, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। आप मेरी वजह से यहाँ फंस गए हो, लेकिन तुम हो कौन और मुझे यहाँ लेकर क्यों आ गए? मेरा नाम दीपा है। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों एक साथ घर से भाग गए थे। उसी के साथ दिल्ली में आई थी, लेकिन उस रात को मेरे घर वालों ने हमें ढूंढने के लिए कुछ गुंडे पीछे लगा दिया था, जिससे वो लड़का डरकर भाग गया था। मुझे पता था कि अगर मैं अपने घर वालों के हाथ लग गई तो वो मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं भी उन लोगों से छिपने लगी थी। पर कुछ लड़के मेरे पीछे पड़ गए, गंदे गंदे कमेंट्स करने लगे। उनसे बचने के लिए मैं भाग रही थी और आपके सर मिले और उन्होंने मुझे बचा लिया था। इन सब में उसे
मुझे क्यों किडनैप किया? आप जब मुझे होटल छोड़ने गए तब उन्हें लगा कि आप ही वो लड़के हैं जिसके साथ मैं घर से भागी हूँ। इसी वजह से उन्होंने आपको किडनैप कर लिया। दीपा की बात सुनकर समर को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। इन सब में उसका कोई लेना देना नहीं था और बिना बात के वो फंस गया था। समर ने गुस्से से कहा, तो तुमने इन्हें सच क्यों नहीं बताया? बता देती कि मैं वो लड़का नहीं हूँ और मुझे जाने दे। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो वो लोग मुझे मार देंगे। क्या बकवास है? समर ने तेज आवाज में कहा। आज शायद पहली बार समर को किसी बातों से गुस्सा आ रहा था। समर की तरफ देखकर उस लड़की ने कहा, देखिए आपको कुछ नहीं होगा। मैंने मौका देकर आपको यहाँ से भगा दूंगी। तुम सभी को सच क्यों नहीं बता रही हो? मैं सच नहीं बता सकती हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ और किसी को अगर इस बारे में पता चला तो अच्छा नहीं होगा। आपको नहीं पता, लेकिन मेरे घर वाले बहुत खतरनाक हैं। ये अपनी इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी इन्हें जो लग रहा है लगने दीजिए। मैं छिपते छिपाते यहाँ आई हूँ, इसलिए अभी जा रही हूँ, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपको यहाँ से निकाल दूंगी। इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से भाग गई थी। उसके जाने के बाद समर ने एक बार फिर से अपनी रस्सी खोलने की कोशिश की। काफी कोशिश करने के बाद समर थक गया था और उस लड़की की कही हुई बातों के बारे में सोचने लगा था। उसे ये सब एक ट्रैप की तरह लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ इसकी राजवीर और आर्यन कार में थे और आर्यन कार ड्राइव कर रहा था। राजवीर इस समय रॉकी से बात करना चाह रहा था। वहीं इसकी को नींद आ चुकी थी, जिस वजह से वो राजवीर के कंधे पर सिर रखकर सो गई थी। वहीं रॉकी से बात करते हुए राजवीर बोला, वहाँ की पुलिस से कनेक्ट करो, मैं डायरेक्ट पानीपत आ रहा हूँ। ओके सर, बट मुझे और भी चीजें पता चली है, जैसे उस लड़की के पीछे पहले से ही गुंडे पड़े थे और उन्होंने ही समर को किडनैप किया था। साथ ही साथ उस लड़की को भी लेकर गए। उस लड़की की इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ और वो लड़की दिल्ली की नहीं थी। आगे की इन्फॉर्मेशन मैं जल्दी ही निकलवा रहा हूँ। रॉकी की बात पर राजवीर ने कुछ नहीं कहा था। कुछ घंटे के बाद वो सभी पानीपत पहुंच चुके थे। वो लोग इस समय के होटल के सामने खड़े थे। इसकी अभी भी सो रही थी, जिसे राजवीर ने अपनी गोद में उठा लिया और वो रूम तक लेकर गया। वहाँ राजवीर ने इसकी को आराम से बेड पर सुलाया ही था कि तभी राजवीर का फोन रिंग होने लगा। राजवीर ने देखा कि उसे उदय प्रताप कॉल कर रहे थे। इस समय उदय को कॉल देखकर राजवीर थोड़ा हैरान हो गया था, लेकिन जल्दी ही उसने कॉल पिक किया और कहा, आपका फोन इस समय कहाँ हो तुम? लगता है आपको पता चल गया है। हाँ, तुम इसकी को क्यों लेकर गए हो? तुम जानते हो कि इसकी का अभी इस तरह बाहर जाना सही नहीं है। उदय ने थोड़ी आवाज में कहा था। उनकी बात पर राजवीर ने कहा, इसकी की चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ। राजवीर, तुम समझने की कोशिश करो, इसकी को इस तरह से लेकर जाना सही नहीं है। उसे दिल्ली में ही रहने देते। यहाँ मेरे लोग भी थे, तुम बिना बताए उसे लेकर चले गए। समर का पता नहीं चल रहा है, हम उसे ही ढूंढने आए हैं। क्या समर को क्या हुआ? उदय ने चिंता से कहा था। उदय की बात सुनकर राजवीर ने उन्हें शुरू से अब तक की सारी बात बता दी थी। सब सुनने के बाद उदय ने कहा, मैं अपने लोग भेज रहा हूँ, वहाँ पता नहीं किस तरह की मुसीबत है। इतना बोलकर उदय ने कॉल रख दिया था। उसे इसकी की चिंता हो रही थी। और जब वो जान चुके थे कि इसकी के एक्सीडेंट के पीछे कौन हो सकते थे, वो कभी भी इसके के लिए बेफिक्र नहीं हो सकते थे। करीब सालों पहले उन लोगों की वजह से एक बार उदय की जिंदगी नरक बन गई थी। वो एक बार फिर से ऐसा कुछ नहीं होने दे सकते थे। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो खुद इसकी की सेफ्टी के लिए वहाँ जाएंगे। उदय इन सब के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उनके कानों में जानवी जी की आवाज आई। उदय, तुम क्या सोच रहे हो? उनकी बात सुनकर उदय ने उनके बेड की तरफ देखकर कहा, तुम जाग क्यों गई? नींद नहीं आ रही है क्या? मुझे तुम्हारी आवाज आई। क्या बात है, सब ठीक है ना? हाँ, अभी तो सब ठीक है। तुमने कहा था कि इसकी को सब याद आ गया है, तो अब तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही है? वो अभी दिल्ली में नहीं है, जब आएगी तब वो सबसे पहले तुमसे ही मिलने आएगी। इस बात की तुम चिंता मत करो और अब तुम रेस्ट करो। उदय की बात सुनकर जानवी जी ने स्माइल के साथ कहा, मैं तो कितने सालों से आराम ही कर रही हूँ। मुझे ये बताओ कि इन सालों में उन लोगों ने कुछ किया तो नहीं? तुम्हें अभी इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब बहुत कुछ किया उन लोगों ने। मुझे तो आज भी विश्वास नहीं होता है कि वो लोग सच में मेरे घर वाले ही थे। इतना बोलते हुए जानवी जी चुप हो गई थी और उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। पानीपत में राजवीर अपने लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था और सीसीटीवी फोटो चेक कर रहा था।
वो सीसीटीवी रोड की थी। राजवीर बहुत देर से एक कार को देखे जा रहा था जिस पर उसे शक हो रहा था और इस समय उनके सामने पुलिस ऑफिसर खड़े थे। उनकी तरफ देखकर राजवीर ने कहा, सर ये कार तो मनमोहन शर्मा की है। ये कौन है? यहाँ के नामी आदमी है, इस जगह पर उनका दबदबा है। अगर ये कार उनकी है तो आप एक बार उनसे इस बारे में पूछिए। इसी कार में समर था। राजवीर की बात पर पुलिसमैन ने कहा, ठीक है सर, हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये आदमी बड़ी ही टेढ़ी चीज है। अगर इसने ऐसा कुछ किया भी होगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर ये टेढ़ी चीज है तो मैं भी राजवीर सिंघानिया हूँ। राजवीर की बात सुनकर पुलिस वाले ने आगे कुछ नहीं कहा था। कुछ देर राजवीर से बात करने के बाद वो वहाँ से चला गया था। राजवीर के जाने के बाद इसकी रूम से बाहर राजवीर के पास आई और बोली, वाओ राजवीर, अभी आपने कितना मस्त डायलॉग मारा था। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसे घूर कर देखा। राजवीर की तरफ देखकर इसकी चुपचाप उसके बगल में बैठ गई थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वो बोले, राजवीर अब जीजू का कैसे पता चलेगा? ऑलमोस्ट पता चल गया है, राजवीर ने कहा। इतना बोलकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा। इसकी के आंखों में बाल आ रहा था जिसे प्यार से राजवीर उसे पीछे किया। इसकी के सिर की चोट अभी भी वैसी ही थी। राजवीर का हाथ गलती से उस पर लगा तो इसकी की वजह से इसकी के मुंह से एक आह निकल गई। अभी भी दर्द हो रही है? राजवीर ने पूछा। राजवीर के सवाल पर इसकी ने हल्के से अपना सिर हाँ में हिला दिया। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने हल्के हल्के से उसके चोट को छुआ और कहा, मैंने इसीलिए तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनती हो। मैं ठीक हूँ, आपके छूने से दर्द हो रहा था बस। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने प्यार से उसके फोरहेड पर किस किया और बोला, तुम सो जाओ। अब क्या सो जाऊं, सुबह होने वाली है। अब मैं भी आपके साथ समर जीजू को ढूंढने जाऊंगी। ठीक है, लेकिन कुछ देर सो जाओ, अभी पुलिस गई है, उसके बाद ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा हमें। राजवीर ने इतना कहा ही था कि तभी राजवीर के पास एक अनजान नंबर से कॉल आ गया। राजवीर जैसे ही फोन पिक किया उसके सामने वाले की आवाज सुनी और वो हैरान रह गया था। कॉल पर इस समय समर था। समर की आवाज सुनकर राजवीर थोड़ा हैरान रह गया और उसने हैरानी के साथ कहा, समर कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? राजवीर की बात सुनकर उसके बगल में बैठी इसकी भी उसे हैरानी के साथ देखने लगी थी। राजवीर की बात सुनकर फोन के दूसरी तरफ से समर, जो इस समय उसी कमरे में था और उसके हाथ खुले हुए थे, उसके सामने दीपा थी। वो बार बार बाहर की तरफ देख रही थी। सर, जिस लड़की को आपने बचाया था, मुझे उसी के घर वालों ने किडनैप कर लिया है। उस लड़की का नाम दीपा शर्मा है और इसके घर वाले अब चाहते हैं कि हम दोनों की शादी हो जाए। व्हाट? यस सर, ये लोग बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। कोई मुझसे बात करने नहीं आया। इन्हें इस बारे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। समर ने पूरी बात एक एक करके बता दी थी। सब सुनने के बाद राजवीर ने कहा, डोंट वरी, मैं अभी पानीपत में ही हूँ, वो लोग ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। सर, ये लोग कल ही शादी करने का सोच रहे हैं, प्लीज आप जल्दी से कुछ करिए, डोंट वरी। राजवीर की बात सुनकर समर को कहीं शांति मिली थी। वो रात से परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। जब से उन लोगों ने कहा कि उसकी शादी दीपा से होने वाली थी, समर को इस समय दीपा पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो किसी को भी सच नहीं बता रही थी। अगर वो सच बता देती तो शायद समर बच पाता। ठीक है सर, मैं कॉल रखता हूँ। इतना बोलकर समर ने फोन रखा और दीपा को देकर कहा, फोन के लिए थैंक यू। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। इन लोगों का कोई नहीं समझा सकता है। दीपा की बात सुनकर समर ने एक गहरी सांस ली और कहा, इट्स ओके, अब मुझे टेंशन नहीं है। समर अब रिलैक्स था, क्योंकि वो जानता था कि राजवीर उसे हर हाल में बचा ही लेगा। राजवीर के सामने इन लोगों की कोई पावर काम नहीं आने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ समर की सारी बातें सुनकर राजवीर हैरान हो गया था। इस तरह से समर का किडनैप होना और फिर किसी और से शादी, राजवीर ने सारी बातें इसकी को बता दी। सब सुनकर इसकी ने कहा, वो लोग पागल हैं क्या? ये कोई मूवी नहीं चल रही है, जो मन में आएगा वो करेंगे, और अपनी ही बेटी के साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, होते हैं कुछ लोग जिनके लिए इज्जत घर के बच्चों से ज्यादा प्यारी होती है। तुम चिंता मत करो, समर को तो कुछ नहीं होगा। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। वो जानती थी अगर राजवीर ने उससे ये बात कही है तो सही ही कही होगी।
वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रूही को नींद नहीं आ रही थी। ये अजीब सी बेचैनी उसे सता रही थी। रूही अपने बेड पर बैठकर खुद से बोली, समर ने जाने से पहले एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। कम से कम मुझे कॉल करके बताना तो चाहिए था। मैं यहाँ उसके लिए इतनी बेचैन हो रही थी। उसके कश्मीर जाने के बारे में मुझे भाई से पता चल रहा है। अब वापस आए, मैं बात नहीं करने वाली। मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है उसे। रूही ये सब सोच सोच कर गुस्सा और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। समर कहीं भी जाता था तो बता कर जाता था, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं बताया और न ही कॉल किया था। ये रूही के लिए थोड़ा दिल दुखा देने वाला था। रूही रूहान को देखे जा रही थी जो आराम से सो रहा था। रूहान को देखकर रूही ने प्यार से उसके सिर पर किस किया। इस समय रूहान की वजह से ही रूही बहुत सी बातें भूल पाती थी। रूही की बेचैनी कब कंट्रोल नहीं होती तो रूही किचन में चली गई। उसने अपने लिए कॉफी बनाने के लिए किचन में जाकर उसकी नजर मीसा पर गई, जो पहले से ही वहाँ कुछ खा रही थी। मीसा को देखकर रूही ने कहा, मीसा तूने इतनी सुबह सुबह भूख लग गई है? और इतनी सुबह तू उठी कैसे? उठती तब ना जब सोती। रात भर नींद ही नहीं आई और अब भूख लग गई तो कुछ खाने आ गई हूँ। नींद क्यों नहीं आई? वेब सीरीज देख रही थी। तू भी ना, रूही ने हंसते हुए कहा और फिर अपने लिए कॉफी बनाने लगी। रूही की तरफ देखकर मीसा ने कहा, जीजू घर आ गए? नहीं, वो कश्मीर गए हैं। अच्छा, रात को भाई और इसकी भी घर नहीं आए थे? क्यों? पता नहीं, मेरी इसके से बात नहीं हो पाई है। मीसा की बात सुनकर रूही ने इस बारे में आगे नहीं सोचा। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा था। पता नहीं क्यों कुछ तो गलत उसे लग रहा था। रूही ने इन बातों के बारे में जितना सोच रही थी उसे उतनी ही बेचैनी हो रही थी, जिस वजह से रूही ने इन सब के बारे में सोचना छोड़ दिया था। वहीं पानीपत में सुबह के 10 बज रहे थे और इसकी सो रही थी। वो बहुत ही सोई थी, जिस वजह से राजवीर उसे जगा नहीं रहा था। राजवीर को मनमोहन शर्मा के घर के बारे में पता चल चुका था। अब उसे इंतजार था तो अपने गार्ड के आने का। पुलिस के सहारे राजवीर बहुत कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपने लोग की जरूरत थी। राजवीर इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर आर्यन आया और राजवीर को देखकर बोला, तुम कब तक ऐसे ही बैठने वाले हो? इस बीच अगर कुछ हो। आर्यन ये बोल ही रहा था कि तभी उसकी बात को राजवीर ने बीच से काट कर कहा, कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है। राजवीर की बात सुनकर आर्यन ने कहा, तुम बहुत बदल गए हो, पहले की तरह नहीं रहे। सही कहा, अगर पहले की तरह रहता तो शायद इस समय तुम यहाँ खड़े नहीं होते। कम ऑन राजवीर, तुम पुरानी बातों को लेकर अभी तक बैठे हुए हो। आर्यन की बात सुनकर राजवीर ने घुटते हुए उसे देखा और कहा, मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी है। दोबारा से इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। राजवीर की बात सुनकर आर्यन ने इस बारे में आगे कुछ नहीं कहा था। वो राजवीर के पास ही बैठ गया था। आर्यन को देखकर राजवीर ने कहा, तुम्हें मुझे क्या चाहिए था जिसके लिए तुम मेरे पीछे रहते थे? राजवीर के सवाल पर आर्यन ने कहा, तुम एक प्रोजेक्ट मल्होत्रा ग्रुप के साथ करने वाले हो, मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए। आर्यन की बात सुनकर राजवीर की आंखें छोटी हो गई थी। उसे नहीं पता था कि आर्यन को वो प्रोजेक्ट आखिर क्यों चाहिए था। राजवीर की घुरती हुई नजरों को देखकर आर्यन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, ओके, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। इसका कारण है छवि मल्होत्रा। छवि मल्होत्रा? आखिर उनसे तुम्हें क्या चाहिए? अब मैं छवि से प्यार करता हूँ, लेकिन किसी वजह से हम अलग हो गए। उसके पास जाने का इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। आर्यन की बात सुनकर राजवीर ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, किसी वजह से? मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो क्या वजह हो सकती है। राजवीर की बात में ताने थे जिसे आर्यन अच्छे से समझ पा रहा था, लेकिन आर्यन ने राजवीर की बातों पर कुछ नहीं कहा। वो शांति से बैठा हुआ था कि तभी इसकी वहाँ आ गई। इसके राजवीर के पास आकर बोले, राजवीर, जब समर जीजू का पता चल गया है तो हम उन्हें लेने क्यों नहीं जा रहे हैं? मैं बस गार्ड के आने का वेट कर रहा हूँ। कम ऑन राजवीर, आपकी फाइटिंग स्किल इतनी अच्छी है, आप अकेले 10-10 लोगों को संभाल सकते हो, तो आपको गार्ड की क्या जरूरत? और अगर आपसे अकेले नहीं होगा तो भी आपको चिंता करने की जरूरत क्या है? मैं हूँ ना आपके साथ। आप भूल क्यों जाते हो कि आपकी वाइफ बॉक्सिंग चैंपियन है? आपको तो किसी भी चीज की चिंता करना ही नहीं चाहिए। इसकी की बातों को सुनकर राजवीर कुछ बोलता उससे पहले ही आर्यन ने कहा, वाह, बॉक्सिंग चैंपियन? तब तो राजवीर को सच में डरना चाहिए। मुझे लगता है कि राजवीर को आप पर भरोसा नहीं है, इस वजह से वो गार्ड के इंतजार में बैठा हुआ है। अपनी बकवास बंद करो तुम। और इसकी वहाँ क्या सिचुएशन होगी तुम्हें भी नहीं पता।
वो लोग कैसे हैं और कैसे नहीं हम नहीं जानते। उन लोगों ने समर को दिल्ली से किडनैप करवा लिया। इसका मतलब है उन्हें कम समझने की गलती हम नहीं कर सकते। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने इस बारे में ध्यान से सोचा। उसने जो कहा वो सही ही था। बिना सामने वाले के बारे में जाने उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ ही देर के इंतजार में गार्ड वहां आ गए थे। उनके आने के बाद ही राजवीर मनमोहन शर्मा के यहाँ जाने के लिए निकल गया। राजवीर इसकी को अपने साथ नहीं लेकर जाना चाह रहा था, लेकिन इसकी ने उसकी बात नहीं सुनी और वो भी राजवीर के साथ वहाँ से निकल गई थी। वहीं आर्यन भी राजवीर के साथ ही था। कुछ देर में वो सभी शर्मा हाउस चले गए थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वो एक हवेली थी जिसे बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ था। उस पूरी हवेली को देखकर इसकी ने कहा, यहाँ तो शादी की तैयारी चल रही है, वो भी पूरे जोर शोर से। आपने सही कहा, लेकिन अफसोस ये खुशी ज्यादा समय की नहीं है। अभी भी हम इनकी खुशी इनसे छीन लेंगे। गलती इनकी नहीं है। 21वीं सेंचुरी में भी पुरानी सोच रखेंगे तो यही होगा। इसकी की बात पर आर्यन ने कहा, सही कहा, लोगों को समझ नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। आर्यन और इसके वहाँ खड़े बात कर ही रहे थे कि तभी एक आदमी हवेली से निकल कर आया और सीधे राजवीर के सामने आकर खड़ा हो गया था। राजवीर के सामने इस समय मनमोहन शर्मा खड़े थे। वो राजवीर को देखकर बोले, हमें लगा नहीं था कि आज हमारी मुलाकात राजवीर सिंघानिया से होगी। उनकी बात सुनकर राजवीर सिंघानिया बोले, इस मुलाकात का कारण है आप लोगों ने दिल्ली से मेरे घर के मेंबर का किडनैप किया है। किडनैप? ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है, हम गलत काम नहीं करते। रियली? अगर ऐसा है तो फिर हमें हवेली की तलाशी लेनी होगी। राजवीर ने एटीट्यूड में कहा था। मनमोहन की बात पर राजवीर को गुस्सा भी दिला रही थी, लेकिन उसने खुद पर काबू कर रखा था। राजवीर चाह रहा था कि जितना शांति से हो सके उतनी शांति से यहाँ पर काम हो जाए, लेकिन मनमोहन शर्मा के आगे कुछ अलग ही लग रहे थे, जिसे देखकर राजवीर को धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लगा था। मैं नहीं जानता आपके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यह हवेली मेरी है और यहाँ पर ऐसे में किसी को तलाशी लेने नहीं दे सकता। आपका बड़ा नाम है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारा नाम भी कोई छोटा है। उसकी बातों में घमंड साफ साफ नजर आ रहा था, जिसे राजवीर सब समझ पा रहा था। वहीं राजवीर के बगल में खड़ी इसकी ध्यान से उसे देखे जा रही थी। उस इंसान से मक्कारी साफ साफ झलक रही थी। राजवीर ने सारी बातों को सुनकर कहा, मुझे अच्छे से पता है कि कौन सा काम किसने किया है। अगर अब तुमने मुझे समर के बारे में नहीं बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला है। आप मुझे धमकी दे रहे हो, तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। राजवीर ने इतना कहा और अपने पीछे खड़े पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड से अंदर जाने के लिए कह दिया था। राजवीर के ऑर्डर मिलते ही वह लोग अंदर जाने लगे, लेकिन तभी मनमोहन शर्मा के लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया था। मैं शांति से बोल रहा हूँ कि यहाँ से चले जाइए, यह मेरा इलाका है और जगह पर राजवीर सिंघानिया की किसी काम का नहीं है। अगर ऐसा है तो देख लेते हैं। इतना बोलकर राजवीर ने अपने पीछे खड़े लोगों को अटैक करने का ऑर्डर दे दिया। राजवीर का ऑर्डर मिलते ही लोगों ने मनमोहन शर्मा के लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया और वहां पर लड़ाई शुरू हो गई थी। राजवीर ने इतना सोच लिया था कि वह बिना समर को लिए यहाँ से नहीं जाने वाला। कुछ ही देरी में राजवीर के लोगों ने मनमोहन शर्मा के लोगों को चखा दिया था, और ऐसा होता भी क्यों नहीं। आफ्टर ऑल राजवीर के पास जो गार्ड थे वो कोई मामूली गार्ड नहीं थे, हाई ट्रेंडली थे। किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उन लोगों को अच्छे से पता था। इसकी को अब समझ में आया कि आखिर राजवीर गार्ड का इंतजार में क्यों बैठा हुआ था। उसे पहले से ही इस सब के होने की अंदाजा था। तुम ठीक नहीं कर रहे हो राजवीर सिंघानिया। मैं अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और उस लड़के को तुम लेकर यहाँ से नहीं जा सकते। उसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई है। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं इतना जानता हूँ कि हम में से कोई भी तुम्हारी बेटी को नहीं जानता। तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ क्या नहीं यह तुम जानो और तुम उससे पूछो। राजवीर ने गुस्से से गरजते हुए कहा था। इस समय उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके सामने खड़ा आदमी बकवास से बकवास किए जा रहा था। उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। कुछ ही देर में राजवीर ने उस पूरे इलाके को अपने काबू में कर लिया था। समर कुछ गार्ड के साथ हवेली से बाहर आ गया। उसे देखकर राजवीर को थोड़ी शांति मिली थी। समर की तरफ देखते हुए राजवीर ने कहा, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं?
नहीं सर, लेकिन सर यह लोग इंसान नहीं बल्कि शैतान है। अपनी इज्जत के लिए अपनी बेटी की जान के प्यासे बने हुए हैं। उस लड़की को यहाँ नहीं छोड़ सकते वरना यह लोग मार डालेंगे। समर की बात सुनकर इसकी राजवीर के पास आई और कही, राजवीर अगर जीजू की बात सही है तो हम उसे नहीं छोड़ सकते, पता नहीं यह लोग क्या करेंगे उसके साथ। समर और इसके की बात सुनकर राजवीर ने उस लड़की को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया और उसके बाद बिना भी एक पल गवाए वहाँ से निकल गए थे। वहाँ पर एक पल रुकना भी किसी को मुसीबत को दावत देने के बराबर था। राजवीर के जाने के बाद उसके पीछे मनमोहन शर्मा गुस्से से तमतमाते हुए उसके तरफ देखकर बोला, राजवीर सिंघानिया, तुमने और दुश्मनी का एक नया आगाज किया है। आज मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। इस अपमान का बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। जो तमाचा तुमने मेरे चेहरे पर मारा उसकी गूंज तुम्हें जिंदगी भर सुनाई देगी। वहीं दूसरी तरफ सभी हेलीकॉप्टर से दिल्ली वापस लौट रहे थे। कुछ ही पल में वह लोग दिल्ली पहुंच गए। इन सब में शाम हो चली थी। दीपा भी उन लोगों के साथ आई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अब उसके साथ क्या करें। इसकी दीपा की तरफ देखकर बोले, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता वो लोग मुझे ऐसे नहीं जाने देंगे। एक बार फिर से कुछ जरूर करेंगे। तुम चिंता मत करो, सर ने मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी है। मेरे रहते अब कुछ नहीं होगा। रॉकी ने दीपा की तरफ देखकर कहा। रॉकी की बात सुनकर इसकी को कुछ अजीब सा लगा। उसे ध्यान से रॉकी की तरफ देखा और फिर उसे एहसास हुआ कि रॉकी की आंखें लगातार दीपा पर ही बनी हुई थी। जैसे इसकी को सारी बात समझ में आ गई। उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी और उसने हंसते हुए कहा, सही कहा, मुझे रॉकी पर पूरा भरोसा है। इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, तुम बेफिक्र हो जाओ। इसकी की बात सुनकर रॉकी चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। इसकी ने हंसते हुए रॉकी को देखा और कहा, मैंने दीपा को अच्छे से बता दिया है तुम्हारे बारे में, तुम चिंता मत करो। इसकी उन दोनों से बात कर ही रही थी कि तभी राजवीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या कार में बैठे रहना है, बाहर नहीं निकलना क्या? राजवीर की बात सुनकर इसकी को इस बात का एहसास हुआ कि वह लोग ऑलरेडी घर पहुंच चुके थे। इसकी, दीपा, रॉकी तीनों जल्दी से कार से बाहर निकले। आर्यन पहले ही अपने घर जा चुका था और समर को राजवीर ने थोड़ी देर के बाद आने के लिए कहा, जिस किसी को भी उन पर शक न हो। राजवीर नहीं चाहता था कि जो भी हुआ इसके बारे में किसी को कुछ पता चले। चारों घर के अंदर गए। सभी घर वाले अभी लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। उनकी नजर गेट पर गई तो राजवीर के साथ अनजान लड़की को देखकर सभी हैरान हो गए थे। मीसा उठकर इसकी के पास आई और बोली, यह कौन है? मीसा का सवाल सुनकर इसकी ने पहले उसे देखा और फिर सभी घर वालों की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वह इंतजार कर रही थी कि राजवीर कुछ बोलेगा, लेकिन राजवीर भी खामोश खड़ा था। राजवीर की खामोशी देखकर इसकी सभी की तरफ देखकर बोली, इनके पीछे ना कुछ गुंडे पड़े थे तो हमने इसे बचाए, लेकिन फिर पता चला कि इसके पास दिल्ली में रहने के लिए कोई घर नहीं है, इसलिए हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। इतना बोलकर इसकी कोमल जी की तरफ देखी और कही, हमने ठीक किया ना मॉम? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक किया। किसी की मदद करना यह तो बहुत अच्छी बात है। जब तक इस घर में मिल जाता है यही रहेगी। और रॉकी भी, वह क्या है ना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है और इस हाल में भी इतना काम करता रहता है, इसलिए मैं इसे डांट कर घर लेकर आई हूँ कि यहाँ रहेगा तो थोड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही रॉकी ने इसकी की यह बात सुनी उसकी आंखें चमक से बड़ी हो गई थी। इसकी रॉकी की तरफ देखकर एक स्माइल दे दी। इसकी की बातें सुनकर मीसा को कुछ अजीब लग रहा था। उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वह घूर घूर कर देखे जा रही थी। इसकी मीसा के पास जाकर धीरे से बोले, तुम मुझे ऐसे क्यों देखे जा रही हो? कुछ तो बात है, मैं तो छुपा रही हूँ। कुछ नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं छुपा रही हूँ। उन बातों को यहाँ नहीं बता सकती, इसलिए रूम में बताऊंगी। इसकी की बात सुनकर मीसा हमेशा से शांत हो गई थी और चुपचाप खड़ी हो गई थी। कोमल जी इसकी की सारी बातों पर बोली, तुम जो भी करती हो सही करती हो। इतना बोलकर कोमल जी ने सर्वेंट को उन दोनों का कमरा दिखाने के लिए कह दिया था। वही मिहिर खड़ा सभी बातें सुन रहा था, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ इस समय कीर्ति पर था। कीर्ति कुछ दिन से बहुत परेशान थी, लेकिन जब भी मिहिर उससे उसकी परेशानी का कारण पूछता तो कीर्ति उसे कुछ न कुछ बता देती थी। इस समय भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। कीर्ति को देखने के बाद मिहिर ने एक नजर मीसा और इसकी की तरफ देखा। अब यही दोनों थे जो मिहिर की मदद कर सकते थे। मिहिर ने मदद लेने के बारे में सोच लिया था।
सर्वेंट ने दीपा को गेस्ट रूम दिखा दिया था। वहीं राजवीर इसकी को लेकर सीधे कमरे में गया। इसकी का मन बिल्कुल भी रूम में जाकर रेस्ट करने का नहीं था, लेकिन कल से अब तक उसने ऑलरेडी राजवीर के सामने इतनी जिद कर ली थी कि अब वह कुछ भी नहीं बोल सकती थी। चुपचाप से बेड पर गई और सोने की कोशिश करने लगी। रात हो चुकी थी। रीवा को कोमल जी ने सुला दिया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी इसकी को नींद नहीं आ रही थी, जिस पर जैसे वह अपनी जगह से उठी और राजवीर की तरफ देखा जो सोफे पर बैठकर आराम से काम कर रहा था। राजवीर, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम सोने की कोशिश नहीं कर रही हो, मैं देख रहा हूँ, कब से इधर उधर करवट कर रही हो बस। राजवीर की बात सुनकर इसकी का मुंह बन गया था, लेकिन उससे कुछ कहा नहीं। चुपचाप से अपने बेड से उतरी और सीधे राजवीर के पास जाकर उसके बगल में बैठ गई थी। आपको ऐसे क्यों लगता है? मेरे सिर्फ इतनी बड़ी चोट लगी है, लेकिन आपको मेरी चिंता नहीं रहती। तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी सिर्फ चोट लगी है? किस तरह की हरकत तुम कर रही थी? मुझे तो नहीं लग रहा था कि तुम्हें कुछ याद है। राजवीर की कही हुई बात को इसकी अच्छे से समझ रही थी। तो आपके बोलने का मतलब है कि मैं नाटक कर रही हूँ? मैं सच बोल रही हूँ। मेरे सिर में बहुत बड़ी चोट लगी है और अब वह चोट मुझे दर्द कर रहा है। इसकी की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो अच्छे से जानता था कि इसकी इस समय नाटक कर रही थी। राजवीर ने प्यार से इसकी को गले लगाया और हल्के से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ दिन में ये चोट ठीक हो जाएगा, उसके बाद में दर्द नहीं होगा। और मुझे नींद नहीं आ रही है, उसका भी इलाज है मेरे पास। इतना बोलकर राजवीर ने इसकी को गोद में उठा लिया और बेड पर ले जाकर लेटा दिया था। उसने प्यार से इसकी को अपने ऊपर सुलाया और कहा, अब तुम्हें नींद आ जाएगी। राजवीर की बात सुनते ही इसकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और उसने जल्दी से कहा, अब आप भी सो जाओ, इतना सब कुछ हो गया, आप भी तो थक गए होंगे ना। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने प्यार से उसके सिर पर किस किया और कहा, मेरे से ज्यादा तुम्हें रेस्ट लेने की जरूरत है। जब तुम आराम करोगे तो मेरी भी थकान दूर हो जाएगी। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने स्माइल करते हुए कहा, यह सारी बातें न बोलने और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन सच तो यह है कि आपको भी आराम की जरूरत है, इसलिए अब आप यहाँ से उठकर कहीं नहीं जाने वाले, हम दोनों साथ में सोएंगे। दिन सुबह का समय था। इसकी सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले दीपा के रूम में गई। समर ने उसे बता दिया था कि दीपा प्रेग्नेंट है, जिस वजह से इसकी को उसकी चिंता हो रही थी। वह नहीं जानती थी कि उसके परिवार वाले उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे और क्या क्या करने वाले थे। इसकी को अपने रूम में देखकर दीपा जो लेटी हुई थी वह उठकर बैठने लगी थी। उसे उठता हुआ देखकर इसकी ने कहा, अरे तुम लेटी रहो, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। मैं तो बस ऐसे ही तुमसे बात करने के लिए आई हुई थी। इसकी की बात सुनकर दीपा जब तक अपने बेड से उठ चुकी थी, वह शांति से और आराम से बैठकर बोली, जी बोलिए, आपको क्या कहना था? दीपा की आवाज में थोड़ी उदासी थी, जिसे इसकी समझकर बोली, मुझे बस जानना था कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि उनके नजर में मैंने उनके परिवार की इज्जत के साथ खेला है और मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें हक नहीं है, यह बात उन्होंने डिसाइड कर लिया, यह तो गलत बात है। कभी कभी लोगों के लिए किसी की जान से ज्यादा इज्जत प्यारी होती है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि कौन क्या कर सकता है। खैर यह सब छोड़िए, मैंने जिसे प्यार किया वह भी तुम्हें छोड़कर चला गया है और मुझे यहाँ अकेले करने के लिए छोड़ गया है। तुम्हारी शादी समर जीजू से क्यों करवा रहे थे, जबकि उन्होंने बता दिया था कि वह शादीशुदा है। इसकी की बात सुनकर दीपा थोड़ी सी हंसी और बोले, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन शादीशुदा है और कौन नहीं है। उन्हें तो बस इस बात का इल्जाम किसी के सर पर लगाना था और अपने घर की इज्जत बचाने के लिए पूरे समाज के सामने मेरी शादी किसी से भी करवानी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी निर्दोष को सजा मिल जाए, इसलिए मैंने उन्हें सब सच बता दिया और कोशिश की कैसे भी करके वह वहाँ से निकल जाए। इसकी और दीपा बात कर रहे थे कि तभी मिसा के रूम में आ गई। मुझे लग रहा था कि तू यही मिलेगी, तू मुझे सारी बात बताने वाली थी, लेकिन तूने मुझे कुछ बताया ही नहीं। मिसा की बात सुनकर इसकी ने उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी कहानी सुना दी थी। कैसे उसकी याददाश्त आई, कैसे समर गायब हुआ और फिर उसका समर को बचा कर लाना। सब सुनने के बाद मिसा हैरानी से इसकी को देखते हुए बोले, मतलब समर जीजू किडनैप हुए थे, यह बात तूने किसी को नहीं बताई?
राजवीर ने यह बात किसी को भी बताने से मना की थी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि रूही दी किसी भी बात को लेकर परेशान हो जाए। पर अब तो सब ठीक है ना, इतनी बड़ी बात हो गई लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। इट्स ओके, सब हैंडल हो गया ना। और सबसे बड़ी बात, राजवीर के होते हुए कुछ हैंडल ना होने का सवाल भी नहीं होता। तू तो यह सही कह रही हो। इतना बोलकर मीसा ने थोड़ी देर दीपा से बात की और फिर इसकी के साथ वह रूम से निकल गई थी। मिहिर को कुछ बात करनी थी, वह पता नहीं क्यों थोड़ा परेशान लग रहा है। चल के बात करते हैं उससे। इतना बोलकर इसकी और मीसा मिहिर के रूम में चले गए थे। इस समय मिहिर अपने रूम में अकेला था। मिहिर को देखकर दोनों ने उसके परेशानी को पूछा, जिस पर मिहिर ने उसे सब बताया और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कीर्ति मुझसे क्या छिपा रही है। मैंने कितनी बार उससे पूछने की कोशिश की पर उसने कुछ कहा ही नहीं। तूने कुछ किया तो नहीं उसके साथ? इसकी ने शक करते हुए कहा। पागल है क्या, मैं क्या करूंगा उसके साथ? मैं तो खुद परेशान हूँ कि पता नहीं उसे क्या हो गया है, क्यों नहीं बात कर रही है या कुछ बता क्यों नहीं रही है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है उसे, या फिर मुझे ऐसा ही कोई ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? कोई कीर्ति को भला ब्लैकमेल क्यों करेगा? मीसा ने कहा। अरे अगर कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा है तो फिर वह इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रही है? कोई तो बात होगी ना। देख, पहले तो फिल्में थोड़ा कम देख। यह ब्लैकमेलिंग वाली सारी बातें ना फिल्मों का नतीजा है। और दूसरी बात, उसके साथ शांति से बैठकर तू बात कर, तब पता चलेगा कि वो क्यों परेशान है। क्या पता तेरी ही किसी बात की वजह से परेशान होगी। वैसे भी कभी कभी तो तुम लड़कों को कुछ समझ आता नहीं है। अरे समझ कैसे आएगा जब तुमको कुछ ढंग से बताते ही नहीं हो। समझ नहीं आता कब खुश होते हो, कब नाराज होते हो, कब दुखी होते हो, कब परेशान होते हो। वो तो मूड बदलते हैं मौसम की तरह। मैं तो कहता हूँ कि मौसम भी इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी तुम लोगों का मूड बदल जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि तुम लोग हो कि पता नहीं चलता कि तुमने क्या किया है। अगर तुम लोग को पता चल जाए ना तो शायद इस सब की जरूरत ही न पड़े। इसकी ने मिहिर की बात पर गुस्से में कहा। तुम दोनों भी ना ये कौन सी बात लेकर बैठ गए कि लड़का लड़की का मूड लेकर बैठ गए। अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें पता चले कि कीर्ति क्यों परेशान है। क्या पता सच में कोई बात उसे बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान कर रही हो और वह किसी से शेयर नहीं कर पा रही हो। मीसा मिहिर ने और इसकी की तरफ देखकर कहा था, तू सही कह रही है, ऐसा कुछ हो सकता है, हमें पता करना चाहिए। सभी बातें कर रहे थे कि इतने में रीवा भागते हुए इसकी के पास आ गई। इसकी को देखकर रीवा उसकी गोद में चढ़ गई। क्या हुआ बेटा, आप तो स्कूल गई थी ना? मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं डैडा के साथ वापस आ गई। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, बस मैं स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा था। रीवा की बात सुनकर इसकी ने मीसा की तरफ देखा। मीसा ने हंसते हुए रीवा को गोद में ले लिया और कहा, कभी कभी बच्चों को स्कूल जाने का मन नहीं करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज रीवा मेरे साथ खेलेगी। इतना बोलकर मीसा ने मिहिर की तरफ देखा और कहा, कीर्ति को वापस आने दे, फिर हम बात करते हैं। यह बोलकर वो दोनों वहाँ से चले गए थे। इसकी मीसा के साथ मिहिर के रूम से निकलकर सीधे हॉल में आ गई थी। इस समय हॉल में समर बैठा हुआ था। वह रात को ही वापस आया था। सभी समर से बातें कर रहे थे। किसी को भी इस बात पर शक नहीं हुआ कि इस दौरान इतना सब कुछ हो गया था। मीसा इसकी की तरफ देखकर बोली, कमाल की बात है यार, इतना सब कुछ हो गया लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चला। तू क्या चाहती है, सभी को पता चल जाए और फालतू में सब परेशान हो जाए? वैसे भी जो बला थी वो टल चुकी है, अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। वह तो ठीक है, लेकिन हमें कीर्ति से बात करनी है, वह कब आएगी? हाँ यार, तूने सही कहा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और उसके बीच क्या चल रहा है। कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। चलना उसके घर ही चलते हैं, वैसे भी वह तो तेरे मामा का घर है, तो हमें किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। मीसा की बात सुनकर इसकी ने हंसते हुए कहा, नहीं, इनविटेशन की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे मॉम से मिलने जाना है। इसकी की बात पर मीसा ने तुरंत से कहा, ठीक है तो चल, वैसे भी मुझे तेरी मॉम से मिलना था, मैंने उन्हें एक बार भी नहीं देखा है। ठीक है चल। इतना बोलकर मीसा और इसकी वहाँ से जाने लगे थे। उन दोनों को बाहर जाता हुआ देखकर राजवीर ने कहा, इस समय कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? राजवीर की बात सुनकर इसकी और मीसा ने पलटकर उसकी तरफ देखा और कहा,
राजवीर, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं मॉम से मिलने। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कुछ सोचा और आगे कहा, ठीक है, मैं लेकर चलता हूँ। इस तरह से अकेले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? हम अकेले जा सकते हैं। जा सकते हो, लेकिन मैं जब तुम्हें लेकर जा रहा हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, आप भी चलिए। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा और बाहर की तरफ निकल गया था। राजवीर के पीछे पीछे मीसा और इसके भी चलते हुए निकल गई थी। राजवीर खुद से कार ड्राइव करके उन दोनों को लेकर जा रहा था। इसकी ने राजवीर की तरफ देखा और कहा, जो कुछ भी हुआ इससे किसी को कुछ पता तो नहीं चलेगा ना? नहीं, लेकिन तुम्हें अब किसी को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं है। राजवीर की बात सुनकर इसकी समझ गई थी कि उसका इशारा हमेशा की तरह था। इसकी दुनिया में सबसे अपनी सीक्रेट छुपा सकती थी, लेकिन वह कभी भी मीसा से कोई बात नहीं छुपाती थी, जिस वजह से उसने यह सारी बातें भी उसे तुरंत बता दी थी। मीसा को तो मैंने सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि वह थोड़ी ना किसी को बताने वाली थी। वैसे भी मेरे सीक्रेट मीसा को आपसे ज्यादा पता है। इसकी की बात सुनकर मीसा हैरानी से उसकी तरफ देखा और हल्की सी कोहनी उसे मारते हुए धीरे से बोली, चुप हो जाए इसकी। अब पता चले कि अब भाई सारे सीक्रेट भी पूछने लग जाए, मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाऊंगी। मीसा की बात सुनकर इसकी ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, भाई की चमची, तुझे मैंने अपने सारे सीक्रेट इसीलिए बताया था कि तू उसे राजवीर को बता दे। मैं कितने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ कि मुझे तुझ पर इतना भरोसा है और तू मेरी नाक कटवा रही है। तो तुझे इतना बोलने के लिए किसने कहा था? मैं सबसे यह बातें छुपा सकती हूँ, लेकिन अगर भाई मुझसे पूछने लग जाए तो मैं उनसे झूठ कैसे बोलूंगी? रहने दे, तू नहीं होने वाला है तेरे से। इतना बोलकर इसकी गाड़ी से बाहर देखने लगी थी। राजवीर के कानों तक उन दोनों की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर उसे हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसने अपनी हंसी पर कंट्रोल कर रखा था। राजवीर ने अपने मन ही मन कहा, दोनों ही एक जैसी है, बिल्कुल पागल। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ी हो गई। मीसा और इसकी दोनों कार से बाहर निकल गए। वहीं राजवीर भी इसकी के साथ बाहर आ गया था। राजवीर ने अपने सामने उसे अस्पताल को देखा और उसके आसपास लगी सिक्योरिटी को। सब देखकर राजवीर समझ गया था कि यह काम उदय प्रताप का था, उनके अलावा कोई यह नहीं करने वाला था। इतनी सारी सिक्योरिटी को देखकर राजवीर समझ चुका था कि कुछ न कुछ उदय उसे दोबारा छुपा रहे थे। राजवीर यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में इसकी की आवाज आई, राजवीर चले क्या अंदर? हाँ चलो। इसकी की बात सुनकर राजवीर उसके साथ अंदर चल दिया था। कुछ ही देर में इसकी मोड़ के अंदर गई और जानवी जी के पास जाकर बैठ गई थी। इसकी अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी आंखों का फिर से नम हो गई थी। इसकी रो क्यों रही है? इतना बोलकर इसकी के आंसू साफ कर दिए थे। उसके बाद उन्होंने मीसा की तरफ देखा। मीसा को देखते ही वह पहचान गई थी कि ये दोस्त थी और राजवीर की बहन थी। हाँ आंटी, मैं आपको पहली बार देख रही हूँ, लेकिन बोलना पड़ेगा, आप तो बहुत सुंदर हो। मुझे हमेशा लगता था कि इसकी से ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता है, लेकिन आपने गलत साबित कर दिया मुझे। मीसा की बात सुनकर सभी हंसने लगे थे। मीसा जानवी जी से बात करने लगी थी कि तभी उसके दिमाग में एक सवाल आया और उसने कहा, आंटी वैसे क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इसकी का नाम इसकी किसने रखा था? इसकी कोई सवाल का जवाब नहीं पता था, लेकिन मुझे इसका जवाब जानना है। काफी यूनिक और अच्छा नाम सुना था, मैंने पहली बार सुना, उसके बाद कभी भूल नहीं पाई। इसकी का नाम उदय ने रखा था। क्यों आंटी, कहीं अंकल को विस्की ज्यादा पसंद तो नहीं है, इसीलिए इसका नाम इसकी रख दिया? मीसा की बात सुनकर इसकी ने घूरते हुए उसे देखा और गुस्से में बोले, बहुत हो गया तेरा, अब चुप कर। अरे मैं तो सिर्फ अपने सवाल पूछ रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है कोई सवाल पूछने के। मॉम रेस्ट कीजिए, यह लड़की बिल्कुल पागल है, इसका ध्यान मत दीजिए। इसकी का गुस्से से लाल चेहरा देखकर मीसा को हंसी आ गई थी। वहीं उन दोनों की नोकझोंक को देखकर जानवी जी हंसते हुए बोले, तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हो क्या? नहीं आंटी, यही लड़की आती है मुझसे लड़ने के लिए। मीसा की बात सुनकर इसकी ने गुस्से से राजवीर की तरफ देखा और कहा, राजवीर देखिए ना अपनी बहन को कैसे कैसे बोले जा रही है, इसे चुप करा दीजिए वरना मैं इससे बात नहीं करूंगी। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने हमेशा की तरफ देखा और फिर इसकी की तरफ देखकर कहा, ये तो तुम दोनों का मैटर है, तुम दोनों जानो, मैं इस बीच में कुछ नहीं बोलने वाला।
राजवीर की बात सुनकर इसकी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि इस मैटर में कोई उसकी मदद नहीं करने वाला था। इसकी ने मीसा की तरफ देखा जो अब आराम से जानवी जी से बात कर रही थी। इतने आराम से उसे बात करता हुआ देखकर इसकी भी अब शांत हो गई थी। थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद इसकी ने कहा, मॉम डैड कहाँ है? वो नहीं आए आज? आए थे लेकिन उन्हें कोई जरूरी काम करना था जिस वजह से वो चले गए। उनकी बात सुनकर इसकी ने आगे कुछ नहीं पूछा था। जानवी जी से मिलने के बाद मीसा और इसके राजवीर के साथ हॉस्पिटल से निकल गए थे। उन दोनों को कीर्ति से मिलना था लेकिन राजवीर के रहते उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मिले। इसकी ने कुछ सोचते हुए कहा, राजवीर आपको रीवा को लेने नहीं जाना है क्या? इसकी तुम भूल रही हो कि आज रीवा स्कूल नहीं गई है। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने अफसोस से अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसे समझ में ये बात याद नहीं था कि रीवा स्कूल नहीं गई थी, जबकि सुबह सुबह ही रीवा उसके पास आई थी और दोनों ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था। कुछ और सोचते हुए इसकी ने आगे कहा, तो ऑफिस नहीं जाना है क्या? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से आप ऑफिस नहीं जा रहे हो। सिंघानिया इंडस्ट्रीज पर ताले तो नहीं लग गए हैं कहीं? इसकी की बातों को सुनकर राजवीर ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। राजवीर समझ चुका था कि कोई बात थी जो इसकी को कहनी थी। क्या बात है? क्यों ऐसे गोल गोल बातें कर रही हो? जो बोलना है सीधे सीधे कहो। ठीक है, मैं सीधा सीधा ही बोलती हूँ। मुझे और मीसा को कहीं अकेले जाना है लेकिन आप तो हमारे साथ ही चल रहे हो। आप ऐसे ही साथ रहोगे तो हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तब थोड़ी देर वेट करो, ड्राइवर आएगा और उसी के साथ तुम दोनों कहीं जाओगे। गलती से भी कार ड्राइव करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, राजवीर ने कहा। राजवीर इसकी के साथ दोबारा से रिस्क नहीं ले सकता था। वहीं राजवीर की बात पर इसकी ने जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाकर कहा, ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं कार ड्राइव नहीं करूंगी। गुड गर्ल। इतना बोलकर राजवीर ने ड्राइवर को कॉल लगा दिया। कुछ ही देर में ड्राइवर आ गया था और इसकी मीसा के साथ वहां से निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ छवि अपने केबिन में परेशान सी बैठी हुई थी। आज सुबह ही उसे पता चला कि जिस प्रोजेक्ट पर वो राजवीर के साथ काम करने वाली थी वो प्रोजेक्ट राजवीर ने आर्यन को दे दिया था। ये न्यूज सुनकर ही छवि को गुस्सा आ रहा था। छवि ने अपना फोन लिया और किसी को कॉल करने लगी।